मुझे प्रीलिम्स में वो सी सेट की है। जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था उसमें मैं सी सेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एंड द रीज़न वॉज कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उससे पहले जो सी सेट पेपर था वो सिंपल आया। अगर आप प्री की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स से आते हैं। लाइक करंट अफेयर्स पे एक बार आई रखोगे तो आपको अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इंपॉर्टेंट क्या है और उसके बाद आप अपने स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अप्रोच करो। मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आप लोगों को स्टैटिक की थोड़ी अच्छी बेस अच्छा होगा ताकि आप करंट अफेयर्स अच्छे से समझ लो। तो अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से अपना स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करते हो तो इवन टिल द लास्ट मोमेंट आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा कुछ छूट गया है, क्योंकि हर चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली चल रही है। आप स्टैटिक भी कर रहे हो, आप करंट भी कर रहे हो, तो कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। तो लास्ट मोमेंट पे तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप थोड़े कूल रहें। तो उसके लिए होता है कि आप पूरे टाइम अच्छे से पढ़ते रहें। तो कंसिस्टेंसी इज़ अनदर की। और उसके अलावा जिस दिन आपका पेपर आता है उस दिन आप कितने अच्छे पोस्चर में हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है क्वेश्चंस की, आप कितना भी पढ़ लें वो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कितना सोच पा रहे हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो आप लिमिटेड टाइम में टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो और बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जैसे कि आप यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दे रहे हो। ट्राई कि आप 1.5 घंटे में टेस्ट सॉल्व कर लो और कोई ब्रेक ना लो बीच में। और सेकंड जो डिफ़िकल्टी लगती है मुझे प्रीलिम्स में वो सी सेट की है। जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था उसमें मैं सी सेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एंड द रीज़न वॉज कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उससे पहले जो सी सेट पेपर था वो सिंपल आया था। और सी सेट में भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं रहता है। सी सेट में ज़्यादातर इशू होता है आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा करें सी सेट के लिए। थैंक यू। करने वाला है और उसी से रैंक डिसाइड होती है। तो अगर ओवरऑल हम मेंस की स्ट्रेटजी जानना चाहें, सारे स्टैंडर्ड बुक तो सब लोग सेम फॉलो करते हैं। बात आती है जब वैल्यू एडिशन की या उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने की, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया था? और साथ ही वैल्यू एडिशन के लिए एक्स्ट्रा जो सोर्स रहे हैं यूट्यूब चैनल या विकीपीडिया, कैसे क्या? मैं अगर मेंस की बात करती हूँ तो एज यू राइटली सेड कि वो ज़्यादातर लिखने से होता है। तो लिखने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप थोड़ी राइटिंग जो हो वो लेजिबल हो, नॉट वेरी गुड बट लेजिबल हो। उसके अलावा स्टैटिक जो पोर्शन होता है वो सभी का कॉमन होता है, बट जो मार्क्स डिटरमाइनिंग वाला फैक्टर होता है वो होता है आपकी वैल्यू जो आप ऐड करते हो। नाउ वैल्यू एडिशन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले जो मैं अप्रोच सोचती थी वो थी कि मैं एंड के ईयर में जब कोई एक फाइनल एक मैगजीन आएगी, जैसे मेंस 365 आती है, तो मैं उससे वैल्यू ऐड कर लूँ। बट वो मुझे लगा ओवर टाइम कि वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है। यूज़फुल ज़्यादातर रहता है कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें से जो भी आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं उनको नोट कर लें। उससे क्या होगा कि आप अगर उसको एक डायरी की तरह मेंटेन करते हैं, जैसे एक टॉपिक है साइंस एंड टेक में कंप्यूटर्स के बारे में, अगर मान लो एक न्यूज़ आइटम आ जाता है सुपर कंप्यूटर के ऊपर या इंडिया ने कोई अचीवमेंट किया है उसमें, तो उसको अगर आप नोट कर लोगे, आज नोट कर लोगे, 2-3 बार वो आपकी आंखों में आ जाएगा जब आप कॉपी खोलोगे, तो बाय द टाइम आप मेंस लिखोगे आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा कि आपको अब जाकर एग्जाम्पल्स लिखने हैं या उठाने हैं। वो आपके दिमाग में रोप्ड इन रहेंगे एंड बिल्कुल एक स्टोरी की तरह वीव रहेंगे और जितना भी आपका एनालिटिकल पार्ट आता है उसमें आप कहीं पे भी उनको यूज़ कर सकते हो। मैम आपका अभी आप एचडीएम है, अगर बात करें पीवाईक्यू वर्सेस मॉक टेस्ट, क्या कहना चाहेंगे? सी पीवाईक्यूज़ को आप गाइड की तरह ले, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि कितने डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पर वो घुमाने की कोशिश कर देता है। लाइक एक छोटा सा वर्ड होगा और वो शायद जो नया इंसान दे रहा है यूपीएससी वो उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे भी वो घुमा सकते हैं। तो आप एक बहुत ही सिली मिस्टेक करके आ सकते हो एग्जाम में। तो अगर आप पीवाईक्यू को गाइड की तरह लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी जो मॉक्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी जो पूरी सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा एंड टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी मैनेज करेगा। स्टैंडर्ड बुक्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं आपके मेंस में, या फिर आपको लगा कि मुझे लीक से थोड़ा हट के कुछ वैल्यू एड ऑन के लिए मेंस अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी हेल्प करती है, खासकर जब आप इंट्रोडक्शन वगैरह लिखते हो। तो जैसे पॉलिटी में लिख रहे हो तो पॉलिटी में इफ़ यू कोट सम आर्टिकल और सम पर्सन हु हैड गिवन सम कोट
या ऐसा कुछ ऐड कर देते हो तो एक इंप्रेशन पड़ जाता है। बट उसके अलावा इट इज़ मोस्टली योर एनालिटिकल एबिलिटीज़, क्योंकि क्वेश्चंस डिस्क्राइब और ये एक्सप्लेन ये सब थोड़ा कम हो रहे हैं। एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस है दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर एनालिसिस, एंड उसके लिए आपके पास एनालाइज लिखा होता है, क्रिटिकली एनालाइज होता है, और इसी तरह के कीवर्ड्स लिखे होते हैं। सो मोस्टली इट विल कम फ्रॉम द न्यूज़पेपर दैट यू आर रीडिंग। वहाँ पे जो एडिटोरियल्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए, बोथ इन फेवर एज वेल एज इन अगेंस्ट। लास्ट क्वेश्चन मैम, 2024 वालों के लिए मैं कवर करना चाहता हूँ। अगर एक बार उनका ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका है और ऐसे वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इस समय जो जनवरी से स्टार्ट होने वाला है 5 महीने रह गए, अगर इसको समराइज किया जाए तो क्या कम्प्लीटली पीटी ओरिएंटेड हो जाना चाहिए, या फिर 1-2 बार जो अटेम्प्ट दे चुका है उसे अभी 1-2 महीने और मेंस पे दे सकता है? सी इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने मतलब आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। जी। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय अटेम्प्ट, तब मुझे प्रीलिम्स से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। सो मैं अब तक स्टार्ट कर चुकी थी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन, तो आई वाज हैविंग ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फॉर मी। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो और आप थोड़ा सा भी डाउट में हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीलिम्स को ज़्यादा फोकस में लेके आए, मैक्सिमम आवर्स आप अपने प्रीलिम्स के लिए डिवोट करें और टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट कर दें। आपने कितना लगाया था इस बार के लिए? इस बार के लिए मैंने बहुत कम लगाया था। 2023 में जो इतना बड़ा चेंजेज हुआ था, बहुत लोग हताश हो गए, CSAT को लेकर प्रोटेस्ट इतना चला, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आई थी इस बार? CSAT का मैंने बताया था कि इससे जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं CSAT की वजह से रह गई थी, तो इस बार मैंने काफ़ी ध्यान दिया था, मैं प्रैक्टिस करके आई थी। ऑल्दो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी एटलीस्ट आई गेव 2-3 वीक्स कि मैं CSAT के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लूँ, एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको भी देख के आई थी। एंड मैंने जो स्ट्रेटेजी में चेंज किया था, लास्ट टाइम मैं केवल मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही थी, तो उसमें मुझे पता चला कि मैं बस बीच में ही अटक गई थी एंड बाकी टाइम ही नहीं बचा था। तो इस बार मैं सोच के आई थी दैट कॉम्प्रिहेंशन भी मैं थोड़ा अच्छे से करके आऊँगी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा CSAT अच्छे से निकल गया। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगली बार जब आपका इंटरव्यू आए तो एक टॉपर के रूप में आए UPSC में, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।